सप्ताह की शुरुआत लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जिसने देश के 23 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। खबर यह है कि 3 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जिसके बाद 7 मई से राजस्थान एसओजी इसकी जांच कर रही थी और आज 12 मई को नीट परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द कर दी। इससे 23 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य अनिश्चितताओं में घिर गया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन कब होगी इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। सीबीआई को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है, लेकिन सवाल जांच और दोबारा परीक्षा से आगे का है। सवाल यह है कि नीट की परीक्षा के पेपर बार बार लीक क्यों होते हैं? क्या एनटीए बिना पेपर लीक के नीट की परीक्षा आयोजित नहीं करा सकती है? क्या इस तरह से पेपर लीक होना 23 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? क्या बार बार ऐसी घटनाओं पर एनटीए की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या एनटीए नीट जैसी देशव्यापी परीक्षा कराने में असमर्थ है? एनटीए का दावा था कि तैयारी पूरी है, तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात, फिर से पेपर लीक नहीं होगा, इसका भरोसा कौन देगा? ये सवाल आज पूरे देश में पूछे जा रहे हैं। छात्र परेशान हैं, शिक्षक परेशान हैं और वो माता पिता भी परेशान हैं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी जिंदगी की कमाई तक दांव पर लगा दी। जरा उस छात्र की स्थिति सोचिए जो हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता है, दोस्त, परिवार, छुट्टियां, सब कुछ कुर्बान कर देता है सिर्फ एक परीक्षा के लिए। और जब परीक्षा देकर चैन की सांस लेता है तो खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। उस वक्त उस छात्र पर क्या बीतती होगी? उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी जिसने ईमानदारी से मेहनत की लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई? आखिर उसकी गलती क्या थी? गलती बेईमान सिस्टम की है, अपराध पेपर लीक गैंग का है और उन नाकाबिल अधिकारियों का है जो देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक को भी निष्पक्ष तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन सजा छात्रों को मिल रही है। आज हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है जिसमें हम आपको पेपर लीक के सारे डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले उन छात्रों को सुनिए जिनकी वर्षों की मेहनत इस नाकारा और भ्रष्ट सिस्टम के कारण दांव पर है। 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ना और उसके बाद परीक्षा देना, उसके बाद एग्जाम रद्द हो जाना, ये कहीं ना कहीं छात्रों के मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का एक तरीका है। 15-15 घंटे स्टडी करना आसान नहीं होता, मतलब सब चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा हमारी मेहनत पे पानी फिर गया है। हम इस वक्त एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पहुंचे हैं जहां पर बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। घंटों घंटे यहाँ पर कोचिंग क्लासेज होती हैं, उसके अलावा पढ़ाई, और इतने घंटों की तैयारी के बीच में अगर आशंकाएं होने लगे कि पेपर लीक हो सकता है तो फिर बच्चों के अंदर क्या भाव हो। 20,000 10,000 जो रेट में पेपर बिक जाते हैं उसको 600 नंबर वाले के मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो सर ये अच्छी बात तो नहीं है सर। इतना मेहनत करने के बाद अगर लीक हो जाए तो सर अच्छा थोड़ी लगता है। 3 मई को हुई नीट एग्जाम रद्द कर दी गई है, अब ये एग्जाम फिर से होगी। स्टूडेंट्स का क्या कहना है, क्या मानना है और कितने परेशान हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से एग्जाम्स रद्द की गई हो। 11वीं से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मेरी 12वीं चल रही है और ये मेरा काफ़ी मोरल डाउन करता है क्योंकि अगले साल मुझे भी देना है। बच्चे 2 साल से और जो ड्रॉपर हैं वो भी प्रिपेयर करते हैं एंड आफ्टर ऑल पेपर लीक हो जाता है तो वो उनको बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है मेंटली। गलत चीज़ हुई है, लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए अच्छे से, इसके पीछे जिसका हाथ है उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। हम इस समय एक जम्मू के इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं जहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लाइक इट्स अ ड्रीम हमारा कि हम भी स्टेटोस्कोप पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे और हम पूरे 2 साल से इसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जब हमें पता चलता है कि एक स्कैम की वजह से जो है ये पेपर दोबारा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है, खास तौर पे हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। एनटीए कितनी बड़ी एसोसिएशन है, कितनी बड़ी एसोसिएशन है, उससे ऐसी गलतियां हो रही है। पेपर लीक करना पिछले 3 साल में से 2 साल में पेपर लीक हुआ है और फिर आप डिसीजन ले रहे हो पेपर कैंसिल करने का। कुछ भी नहीं, अपने सारे इंटरेस्ट को साइडलाइन कर बड़े अच्छे से मेहनत की होगी, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा, एक सजा है। अथॉरिटीज से क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे अथॉरिटीज? अपना सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत करें ताकि पेपर लीक की जो संभावना है वो ना आ सके। छात्रों का दर्द सुना आपने। आप सोचिए कि इन छात्रों की आज मानसिक स्थिति कैसी होगी। सरकार को ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि पेपर लीक गैंग फिर कभी पेपर लीक ना करा पाए।
अब तक इस मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी राजस्थान कर रहा था, आगे सीबीआई करने वाली है। अब तक की जांच के मुताबिक नीट यूजी पेपर लीक मामले में नासिक को शुरुआत का केंद्र माना जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग के लिए नासिक की प्रिंटिंग प्रेस पहुंचा। नासिक से इसकी पहली डिजिटल कॉपी तैयार की गई। निजी कुरियर कर्मचारी शुभम की संदिग्ध भूमिका सामने आई। आरोप है कि सुरक्षित ट्रंक को 30 मिनट तक एक्सेस की अनुमति दी गई। मोबाइल फोटो नहीं, एचडी पोर्टेबल स्कैमर से पेपर स्कैन होने का दावा है। टेलीग्राम के कथित प्राइवेट माफिया ग्रुप में पेपर शेयर होने की आशंका भी है। इस मामले में नासिक से एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रिंटिंग प्रेस में पेपर कॉपी किया गया। नासिक से पेपर गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास पहुंचा। गुरुग्राम से लीक पेपर जयपुर तक पहुंचा और वहां से रामगढ़ भेजा गया। जयपुर से जवा रामगढ़ और सीकर भी ये पेपर पहुंचा। यहां से जम्मू कश्मीर, बिहार और केरलम तक ये पेपर लीक हुआ। अब तक राजस्थान एसओजी ने करीब 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। जांच में 2 नाम सबसे अहम बताए जा रहे हैं, मनीष यादव और राकेश मंडावरिया, जिसके इर्द गिर्द पूरी जांच इस वक्त चल रही है। जो अभी मैं एनटीए दफ्तर में खड़ा हूँ, सबसे पहले चुरू के रहने वाला एक शख्स जो एमबीबीएस की पढ़ाई केरल से कर रहा था, उसके पास एक पेपर आता है। वो पेपर राजस्थान के रहने वाले, खास करके जो सीकर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे राकेश मंडावरिया के पास वो पेपर भेजता है। राकेश एक कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, साथ साथ वो एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। वो अपने बच्चों को, पढ़ने वाले वहाँ जो बच्चे हैं, उन बच्चों को वो पेपर भेजते हैं और उसके बाद बच्चे उस पेपर के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये कहानी एग्ज़ाम के 10 दिनों की पहले की है। जब एग्ज़ाम हो गया, मतलब 3 मई को जब ये एग्ज़ाम हो गया नीट का, उसके बाद जब राकेश मंडावरिया ने देखा कि ये तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे 100% मिल गए थे, तो उन्होंने इस बाबत जाके पुलिस को कंप्लेन की और कंप्लेन करने के बाद बताया कि हमारे पास ये पेपर, मेरे पास ही नहीं कई सारे बच्चों के पास भी ये पेपर है। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने राकेश से पूछताछ शुरू की और पूछताछ में पता चला कि केरल में रहने वाला शख्स जो मूलतः रहने वाला चूरू का है, उसने जो है ये पूरी की पूरी पेपर जो है उनको उपलब्ध कराई और फिर एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए। राकेश की निशानदेही पर ही मनीष से पूछताछ की गई और मनीष को पकड़ा। मनीष ने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र कनेक्शन इसमें शामिल आया और नासिक में उसने एक शख्स को ये सब कुछ डील किया था। इसके अलावा लातूर का भी नाम आया। इन सब के बीच राकेश मंडावरिया बचने के लिए देहरादून चला गया था। हालांकि ये उसका दावा है। सूत्रों के माने तो राकेश संभवतः देहरादून में किसी से डील करने भी जा सकता है। हालांकि इस पे अभी कुछ तरह की पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड का कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। इस बीच पेपर हरियाणा भी पहुंचा और हरियाणा मनीष के माध्यम से पहुंचा और बिहार कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब सवाल उठता है कि कैसे छात्रों के बीच पहुंचा। तो बाकायदा इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए। इन ग्रुप के माध्यम से जो पेपर है वो बच्चों तक पहुंचा। इसमें पैसों की लेन देन भी हुई और मनी ट्रेल को स्टैब्लिश करने के बाद ही एसओजी ने, राजस्थान पुलिस ने एनटीए को इस बात की जानकारी दी कि इस तरीके की पूरी कहानी हुई है। एनटीए के सूत्रों के माने तो एनटीए ने इस बाबत सरकार से और भी अन्य एजेंसी से बात की और उसके बाद उन्होंने यह तय किया कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और दोबारा री एग्ज़ाम लिया जाए। ये जो मनीष शख्स है, बाकायदा उसका प्रिंटिंग प्रेस भी है और उसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक भी हुआ, इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अपने सहयोगी ध्वज और कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अब जब लीक की इस पूरी क्रोनोलॉजी पर चर्चा हो रही है तो सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में नीट की परीक्षा काफ़ी विवादों में रही है। दरअसल पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं अलग अलग संस्थाएं और राज्य कराते थे। देश भर में एम्स, JIP, MER और राज्यों की अपनी अलग मेडिकल परीक्षाएं होती थी। वर्ष 2013 में पहली बार नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया गया। शुरुआत में नीट परीक्षा का आयोजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE कराता था। नीट लाने का मकसद पूरे देश के लिए एक देश एक मेडिकल परीक्षा लागू करना था। शुरुआती वर्षों में नीट को लेकर कानूनी विवाद और विरोध भी हुए थे। 2015 में नीट के पेपर्स लीक हुए, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 2017 तक CBSE ही नीट परीक्षा आयोजित कराता रहा। 2017 में केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA बनाने की घोषणा की। NTA का गठन राष्ट्रीय परीक्षाओं को पारदर्शी और प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए किया गया। 2018 में NTA आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया।
एनटीए को नीट, जेईई, यूजीसी नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई। साल 2019 में नीट परीक्षा का आयोजन एनटीए कराने लगा। दावा किया गया था कि एनटीए तकनीक और सुरक्षा के जरिए पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकेगा, लेकिन इसके बावजूद नीट में पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगातार सामने आते रहे। 2024 में नीट की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई। जबकि इस वर्ष 2026 में एनटीए ने शुरुआती जांच के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा देने वाले छात्रों में गुस्सा है, शिक्षक भी नाराज हैं, विपक्ष भी सरकार से सवाल कर रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सरकार पर ही हमला किया और ये कहा है कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि 10 वर्ष में 89 पेपर लीक हुए हैं और 48 बार दोबारा परीक्षा कराई गई है। परीक्षा रद्द करने की खबर के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। लेकिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं, और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज तक हमारी 2.5 साल हो गए लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये जो भी कारण रहे होंगे इस पे मुझे लग रहा है बहुत ही हाई लेवल पे जांच होगी। भाजपा की सरकार को 12 साल हो गए, उनकी नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, तो और जिम्मेदारी को ले नहीं रहा। इससे बुरा क्या हो सकता है? तो पेपर सिर्फ कैंसिल कर देना या जांच घटित कर देना नाकाफी है। कोई ना कोई एक्सेप्टेबल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे, हम ये चाह रहे हैं। और मेरा तो बड़ा मानना है कि नौजवानों के भविष्य से कोई खिलवाड़ करे, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। और सीबीआई की जांच मुझे लगता है कि कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा नहीं, एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी समय सीमा बांध के 1 महीने 2 महीने में, और बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर इन्वॉल्व हो तो उसको प्रमाण के साथ दंडित करेंगे, तब जाके लगेगा कि कुछ सिस्टम में अभी दम बचा है। हमारी सरकार परीक्षाओं की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है, और कहीं भी अगर पेपर लीक हुआ है उसके कारण एनटीए ने परीक्षा को रद्द किया, लेकिन जो जिम्मेदार होंगे, जो जवाबदेह होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है, और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। 4 बार पेपर लीक हो चुका, तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सीबीआई इंक्वायरी। सवाल यह है कि क्या एनटीए बिना पेपर लीक के परीक्षा कराने में असमर्थ है। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि एनटीए में कौन है और ये कैसे काम करता है। एनटीए के स्ट्रक्चर की बात करें तो 14 सदस्य हैं इसमें। इसकी अध्यक्षता प्रदीप जोशी कर रहे हैं। 2023 में 3 वर्षों के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी। प्रदीप जोशी यूपीएससी के सदस्य रहने के अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष रह चुके हैं। वैसे यूपीएससी के पेपर लीक नहीं होते हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह एनटीए के महानिदेशक हैं। आज रद्द की गई परीक्षा पर डीजी अभिषेक सिंह ने एनटीए की तरफ से आधिकारिक बयान दिया है और ये कहा है कि चूक हुई, लेकिन पूरे प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए थे। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं
उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। पेपर जो एडमिनिस्टर किया गया था 3 तारीख को, जो 4 वर्जन पेपर के होते हैं, उनमें से कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो PDF है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं यह नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, परंतु यह जरूर कहूँगा कि एक भी प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर जाता है तो हमारी जो जीरो टॉलरेंस की और जीरो एरर की जो प्रतिबद्धता थी वो वायलेट होती है। हमारा जो प्रोसेस है वो वायलेट होता है और हम उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। रद्द और जांच वाली प्रक्रिया तो हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि 3 मई की परीक्षा रद्द हो गई, आगे क्या होगा? परीक्षा दोबारा होगी, तारीख तय नहीं है। क्या फिर से परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन होगा? नहीं, दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे क्या? क्या छात्रों के परीक्षा केंद्र भी बदले जाएंगे? नहीं, परीक्षा सेंटर में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या दोबारा परीक्षा के लिए पैसे भी देने होंगे? छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी, पहले चुकाई गई फीस भी अब लौटाई जाएगी। परीक्षा दोबारा आयोजित होगी, पैसे भी नहीं लगेंगे, लेकिन NTA को यह समझना होगा कि इससे छात्रों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं होगी, और ये बात एजुकेशन एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चोर चोरी नहीं करेगा। चोर की तो यही भाई वृत्ति है, वो तो करना ही चाहेगा चोरी। तो इसके ऊपर एक नेटवर्क तो बना हुआ है, पर ये नेटवर्क बार बार हमला करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में ढिलाई है। एक बार पेपर लीक हो तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, किसी की नीयत खराब थी, पर इतनी आसानी से बार बार पेपर लीक हो रहा है। और आम जैसे लोग ऐसे नहीं कि बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, बहुत बड़े टेररिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं। आम लोग हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा का धंधा करते हैं, कोई सरकारी ऑफिसर हैं जो नीट का पेपर 5 लाख रुपए में, 50,000 रुपए में लीक करते हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सिस्टम की एक बड़ी फॉल्ट है, और मेरे ख्याल से सजा का प्रावधान बहुत ही सस्ता है। कि अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर ठीक ढंग से काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए हमारा ये जो सिस्टम है, एक पेपर पेन एंड पेपर करके करवाया जाता है, ये मुझे लगता नहीं है कि ये कारगर सिद्ध हो रहा है। इस पेपर को जो पहले होता रहा था AIPMT के दौरान 2009 में 2010 में हुआ था कि पहले प्रीलिम्स होता था, प्रीलिम्स में जो बच्चे क्वालिफाई करते थे वो मेंस देते थे, और जो मेंस होता था वो रिटन एग्जामिनेशन होता था, जिसमें कोई भी एरर के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते थे। इसके तह तक जाने की जरूरत है कि कौन उसके लिए उत्प्रेरणा का काम कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये करवा रहा है। दोनों को सजा मिलनी चाहिए। आजकल पैसे कमाने के चक्कर में कोचिंग माफिया ने बाजार बना दिया है, अब बाजार से भी नीचे गिरा दिया। सेल्स टीम रख रहे हैं वो लोग, क्या मार्केटिंग टीम रख रहे हैं। सत्ता में अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी के नेताओं पर PM मोदी की अपील का असर नहीं हुआ है? क्या ये लोग पेट्रोल और डीजल बचाने वाली अपील को लेकर गंभीर नहीं है? आपको 2 वीडियो कुंजी से पूरी कहानी बताएंगे। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर कुछ इस तरह पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं उनके काफिले में कई गाड़ियां हैं। यह काफिला मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर का है। पदभार ग्रहण कार्यक्रम के लिए उज्जैन से भोपाल तक वो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में 500 गाड़ियां थी। PM मोदी 2 बार पूरे देश से तेल बचाने की अपील कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या अपील और नियम सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं? कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है। अगली तस्वीर देखिए, ये भी मध्य प्रदेश से ही आई है। यहाँ लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी नेता सत्येंद्र भूषण सिंह अपना पदभार ग्रहण करने ई-रिक्शा से पहुंचे। ई-रिक्शा में वो 3 नेताओं के साथ पहुंचे थे। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन सवालों में उनके पीछे का काफिला है जिसमें बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं। नेताजी से जब ये सवाल पूछा गया कि वो ई-रिक्शा से आए हैं लेकिन उनके पीछे 40 गाड़ियां चल रही हैं, इस पर उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। ऐसे वीडियो पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सफाई भी दी है। हालांकि उन्होंने ये माना है कि कुछ नेताओं की ओर से काफिला निकाला गया, आगे से वो भी इसका ध्यान रखेंगे।
यहाँ पर कतार दिखेंगे तो ये जितने वाहन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक, ये सारे ही जो पदभार ग्रहण करने आए हैं सत्येंद्र भूषण सिंह, उन्हीं की ये पूरे के पूरे वाहन हैं। इतने शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत होती है? कल भी 700 गाड़ियों का काफिला था। ये क्या होता है, कार्यकर्ताओं का अपना एक उत्साह होता है, वो वर्षों वर्ष कंधा मिलाकर के साथ काम करते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हमारे भाई साहब को हमारे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है तो हमें भी उनका जाकर के स्वागत सम्मान करना चाहिए और नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ता अपने आवेग को रोक नहीं पाते हैं। जैसे दवाई का असर धीरे धीरे होता है, ऐसे अपील का असर, लेकिन आज मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि हम लोग अपने सभाओं में काफिला ना लाएं और कम से कम स्वागत करें। पीएम मोदी देश से 2 बार आर्थिक संयम, सादगी और तेल बचाने की अपील कर चुके हैं, लेकिन आपने देखा इन नेताओं पर इसका असर कितना हुआ। विपक्ष को सवाल पूछने का अवसर मिल गया है, सीधे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर की काफिलेबाजी पर हमने सत्ता की एक कुंजी भी तैयार की है, जिसमें ईंधन के खर्च का गणित है। मध्य प्रदेश में सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में गाड़ियों की कुल संख्या 500 से भी ज्यादा बताई जा रही है। अगर औसत माइलेज की बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा आप इसे मान सकते हैं। अगर दूरी की बात करें तो उज्जैन से भोपाल 190 किलोमीटर है। आना और जाना मिलाकर 380 किलोमीटर की ये काफिले वाली यात्रा थी। औसत प्रति गाड़ी ईंधन की खपत 32 लीटर माने तो 500 गाड़ियों में कुल 16,000 लीटर तेल की खपत हुई। 95 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुमानित 15,20,000 रुपये खर्च किए होंगे। यही सवाल विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जब पीएम तेल बचाने की अपील कर रहे हैं तो नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे सिर्फ एक यात्रा में 15 लाख का ईंधन जला दिया गया, इससे जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात देखी गई। नेताजी के काफिले की वजह से आम जनता को परेशानी भी हुई। हाईवे पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। जगह जगह सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में स्वागत समारोहों के कारण ट्रैफिक जाम देखने को मिला। एक तस्वीर उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विवादों में आ गए। पीएम मोदी के पेट्रोल बचाओ अभियान से प्रेरित होकर वो स्कूटी से दफ्तर गए थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिस स्कूटी से वो दफ्तर पहुंचे उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है। स्कूटी वाली तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके बाद वो ट्रोल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी अपील को सिर्फ स्टंट कहा जा रहा है, क्योंकि उनके पीछे उनका काफिला भी चल रहा था। विपक्ष के कई नेता पीएम मोदी की अपील को सरकार की विफलता बता रहे हैं। पूछा जा रहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा किया जा रहा था तो अचानक अर्थव्यवस्था पटरी से उतर कैसे गई? विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब पर हमने एक न्यूज रील तैयार की है। सिर्फ 120 सेकंड में जानिए कैसे पीएम मोदी की अपील पर राजनीति भी हो रही है। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बनी, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? जो लोकसभा में हारे हैं वो अपील के बाद भी हारेंगे। एकदम से जो बोला है, आउटबर्स्ट हुआ है, एकदम चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद क्यों बोला गया, बड़ा सवाल पड़ता है। और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, संसद को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, ऑल पार्टीज को बुला के चर्चा करनी चाहिए, तो फिर मुझे लगेगा कि बड़ा सार्थक होगा उनका जो उन्होंने कहा है। उन्होंने एक भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए और जिस तरह से बातें कही हैं, क्योंकि आज भी दुनिया की पूरी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा है, लेकिन आज भी भारत की इकोनॉमी हो और भारत में जिस तरह से लगातार कोई संकट तेल का नहीं है, पेट्रोलियम का नहीं है। प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं देश उसके साथ चलता है, लेकिन विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है, प्रधानमंत्री ने तो राजनीतिक दलों से भी कहा था इसमें वो साथ दें, लेकिन विपक्षी दलों की लत जो लग गई है विरोध करने की, वो खत्म होने वाली नहीं है। ऑल पार्टीज
in opposition have said what Prime Minister is appealing, it shows the complete failure of Mr. Modi and his government. नेताओं के लंबे लंबे दौरे हो रहे हैं काफिला के साथ, उस पर कोई रोक नहीं लगनी है। मंत्रियों के विदेश दौरे पर कोई कटौती नहीं होगी। खुद प्रधानमंत्री जी बाहर जा रहे हैं, तो आम लोगों की सरकार नहीं है, चुने हुए लोगों की सरकार है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं असम में सत्ता वाले अपडेट के साथ। आज हिमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कई केंद्रीय मंत्री भी यहां मौजूद रहे। हिमंता का पूरा परिवार भी कार्यक्रम में मौजूद था। हिमंता की नई सत्ता में जो 4 मंत्री बने हैं, उनमें से 2 बीजेपी के हैं, रामेश्वर तेली और अजंता नेऊ। वहीं एजीपी के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट चरण बोरो मंत्री बने हैं। मैं श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लौ जे ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मिल रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार जब जनता विश्वास करती है प्रतिनिधित्व में, तभी ये समर्थन मिलता है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो उन्होंने विकास की राजनीति की है, जो विश्वास की राजनीति का एक दौर शुरू किया है, और ये सरकार बनना भी उसी का रिजल्ट है। तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार है और असम में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। जनता का प्रेम है और जिस प्रकार से विकास परक हमारी नीतियां हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विदेश, हेमंता जी के नेतृत्व में पूरा असम प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान, नई ऊंचाइयों के साथ बढ़ रहा है। तीसरी बार जो आसाम की जनता ने हमें जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, जो विकास के काम हुए और आगे होने वाले हैं, उसकी अपेक्षा निश्चित रूप से हम पूरी करेंगे। और हेमंत जी के नेतृत्व में आसाम में रोड नेटवर्क भी बहुत अच्छा बनाएंगे। This time people has completely voted for progress, completely voted for developmental works, and they have a complete faith on the BJP government leadership by Modi ji, and they have trust in Himanta and the mandate which has become a history which has never been in Assam for so many years, and we are very proud and very happy. आप खुद कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं। शपथ ग्रहण में 2-2 जहाजों से जाते हैं। पूरा आपका मंत्रिमंडल, पूरे आपके सारे मंत्री सारे के सारे चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, और आप हमें कह रहे हैं, आम जनता को कह रहे हैं तेल बचाओ। आचार व्यवहार और आपकी संस्कृति, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियम और नैतिकता क्या इसी में दिखाई देती है? और अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां नई सरकार की 2 नियुक्तियों पर विवाद है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने 2 बड़ी नियुक्तियां की। मनोज अग्रवाल बंगाल के नए मुख्य सचिव बनाए गए। ये चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन पर टीएमसी ने पक्षपात के आरोप लगाए थे। सुब्रता गुप्ता को सीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सुब्रता गुप्ता एसआईआर के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर रह चुके हैं। इन दोनों नियुक्तियों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ईसी के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम, जबकि टीएमसी का कहना है कि जिन्होंने बंगाल में लाखों मतदाता हटा दिए, उन्हें राज्य का टॉप अधिकारी बना दिया गया। क्या अब भी किसी को यकीन है कि बंगाल चुनाव निष्पक्ष था?